Hello students, this is the 13th chapter, Organisms and Population. In the previous part of the video, we were studying about population interaction. इसमें we have studied two terms, intraspecific and interspecific. फिर उसके थोड़े हम लोग ने types study किया, 4 types थे. Moving to the next slide. ये है interspecific interaction. फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर्स, सेकंड कॉलम में है टाइप ऑफ इंटरैक्शंस विद सब डिविजन्स, थर्ड कॉलम में है स्पीशीज. तो फर्स्ट है न्यूट्रलिज्म या फिर नो सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट. तो उसमें है ए और बी में ज़ीरो ज़ीरो, दैट इज़ नॉट अफेक्टेड. ना वो फर्स्ट प्लांट में अफेक्ट करेगा, ना वो सेकंड फर्स्ट स्पीशीज़ में अफेक्ट करेगा, ना वो सेकंड स्पीशीज़ में अफेक्ट करेगा, न्यूट्रलिज्म वाले. थर्ड है नेगेटिव इंटरैक्शन. अगर नेगेटिव इंटरैक्शन है तो फर्स्ट है कंपटीशन, डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप. तो फर्स्ट स्पीशीज़ में वो इनहिबिटेड होगा, सेकंड स्पीशीज़ में भी वो इनहिबिटेड होगा. सेकंड में है कंपटीशन, उसमें है रिसोर्स यूज़ टाइप. तो वो फर्स्ट स्पीशीज़ में भी इनहिबिटेड होगा, सेकंड स्पीशीज़ में भी इनहिबिटेड होगा. थर्ड है एमेंसलिज्म, वो फर्स्ट स्पीशीज़ में इनहिबिटेड होगा और सेकंड स्पीशीज़ में इट इज़ नॉट अफेक्टेड. यह है नेगेटिव इंटरैक्शन में. थर्ड है पॉजिटिव इंटरैक्शन, उसमें फर्स्ट है सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में ए और बी फर्स्ट स्पीशीज़ और सेकंड स्पीशीज़ में बेनिफिटेड बोथ भी, दोनों भी स्पीशीज़ जो है वो बेनिफिटेड हो गए. म्यूचुअलिज्म क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट नाउ इन द फर्दर टॉपिक्स. फिर बी है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में भी फर्स्ट स्पीशीज़ जो है वो बेनिफिटेड होगा और जो सेकंड स्पीशीज़ है वो है नॉट अफेक्टेड. थर्ड है प्रोटोकॉपरेशन, वो भी फर्स्ट स्पीशीज़ में बेनिफिटेड होगा, सेकंड स्पीशीज़ में भी बेनिफिटेड होगा. फोर्थ है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन, वो भी फर्स्ट स्पीशीज़ में पैरासिटिज्म में फर्स्ट वाला बेनिफिटेड होगा, सेकेंड स्पीशीज़ में वो इनहिबिटेड होगा. फिर प्रीडेशन में ए फर्स्ट स्पीशीज़ में बेनिफिटेड और सेकेंड स्पीशीज़ में इनहिबिटेड. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स टर्म्स ऐसे हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा. वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द फर्दर टॉपिक्स. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. ये डायग्राम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर एग्ज़ाम में इंटरैक्शन पे क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट दिस डायग्राम, ओके. और ये आता है एक बार 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस का, ओके. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The various type of interaction are classified as the nature of this interaction to one or both the species. Both the species are benefited in mutualism and both are harmed in competition. इतना क्लियर हुआ. अगर एज पर द नेचर ऑफ दिस इंटरैक्शन क्लासीफाई करेंगे टू वन और बोथ द स्पीशीज़, तो दोनों भी स्पीशीज़ या तो बेनिफिटेड हो गए म्यूचुअलिज्म में या तो फिर दोनों भी जो है वो हार्मफुल हो गए. इन पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होगा, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन और म्यूचुअलिज्म ये सब के टॉपिक्स अभी आगे आएंगे, डेफिनेशंस है पूरे के पूरे. तो ओनली वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड, पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स रिस्पेक्टिवली. दोनों में से कोई भी एक स्पीशीज़ बेनिफिटेड होगा. एंड द इंटरैक्शन इज़ डिटरमेंटल टू द अदर स्पीशीज़. ये इंटरैक्शन डिटरमेंटल होगा, मतलब आसानी से हो जाएगा, होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली. द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड
and the other is neither benefited nor harmed is called commensalism. And commensalism क्या है? The interaction where only one species is benefited, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन स्पीशीज़ बेनिफिटेड है और जो अदर है वो नाइदर बेनिफिटेड है नॉर हार्म्ड, नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इसे बोलते हैं कमेंसलिज्म। फिर हम लोग ने एक नया टर्म पढ़ा था अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज़ इज़ हार्म वेरियस द अदर इज़ अनअफेक्टेड। एक स्पीशीज़ हार्म्ड है और एक स्पीशीज़ को कोई भी अफेक्ट ही नहीं पड़ा, यह है अमेंसलिज्म। तो अभी हम लोग ने कितने टर्म्स पढ़े? म्यूटलिज्म, पैरासाइट्स एंड प्रीडेशन, कमेंसलिज्म और एक पढ़े अमेंसलिज्म। क्लियर विद दिस? अभी हम लोग ने 5 टर्म्स पढ़े। देन मूविंग फॉरवर्ड, पहले तो म्यूटलिज्म क्या है? म्यूटलिज्म क्या है? द इंटरैक्शन इज ऑब्लिगेटरी एंड इंटरडिपेंडेंट, इट्स बेनिफिट बोथ द स्पीशीज। लीचेन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप। लीचेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। वो लीचेंस क्या करते हैं? इट रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप between a fungus and photosynthetic algae or cyanobacteria. The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutanism are found in plant-animal relationship. इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप्स में एक्सप्लेन हुआ है। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। ये हो गया म्यूटलिज्म। इससे एनिमल्स को तो कोई फ़ायदा नहीं है बट प्लांट्स को फ़ायदा है। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स, उन्हें एनिमल्स की हेल्प चाहिए फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। Animals obviously have to be rewarded in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seed dispersing. इसमें एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स अगर पोलन ग्रेन को डिस्पर्स कर रहे हैं तो बदले में वो लोग क्या करते हैं? फ्लावर का पूरा नेक्टर पी लेते हैं। जितना भी जूस है, न्यूट्रिशनस फ्रूट है, वो सारा खा लेते हैं। उसके जो जूस है वो पी लेते हैं और फिर उसके बाद ये लोग सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं। ये है म्यूटलिज्म। मूविंग फॉरवर्ड, ये है VTS ऑफ लीचेंस थैलस शोइंग अल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। ये लीचेंस है, ऊपर अलगे है और बीच में है फंगस। ये है वर्टिकल TS ऑफ लीचेंस थैलस एंड शोइंग अल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। Moving forward to the next slide. But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For example, that try to steal nectar without aiding in pollination. बहुत सारे लोग चीटर्स भी होते हैं। एनिमल्स पोलिनेशन नहीं करते बट नेक्टर्स लेके चले जाते हैं। Plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualists, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. Plant animal interaction जो है वो often it involve co-evolution of the mutualism, that is the evolution of the flower and its pollinator. इवोल्यूशन हो रहा है उसके फ्लावर का और उसके पॉलिनेटर का एंड इट स्पेसिफिक्स आर टाइटली लिंक्ड विथ वन अनदर। देन व्हाट इज़ कंपटीशन? कंपटीशन क्या है? कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपटीशन।
Competition is a type of interaction where both the species are at a loss. Competition is the type of interaction where both the species are at a loss, जहाँ पे दोनों भी species loss में हैं. Totally unrelated species may compete for the same resources. For example, in shallow creek on the west coast of Mumbai, visiting flamingos and resident shellfish compete for their common food, the zooplankton. ये कॉमन एग्जाम्पल है कि मुंबई में जो शैलो क्रिक्स है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, they are visiting flamingos and resident fish compete for their common food, the zooplankton. Secondly, resources need not always be limiting for competition to occur. Resources need not always be limiting. वो हमेशा लिमिट नहीं करते हैं for competition to occur. In competition, the feeding efficiency of one species is reduced due to the interference or inhibitory presence of the other species. जो कि फीडिंग एफिशिएंसी होती है, एक दूसरे को फीड करने वाली जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है एक स्पीशीज़ की, ड्यू टू द इंटरफियरेंस और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़, even if the resources, food and space are abundant. For example, leopards do not hunt in close proximity of lion pride. Leopard hunt नहीं करते lion की जगह पे. Therefore, competition is best defined as a process in which the fittest of one species is significantly lower in the presence of another species. ये है competition. We all know, we have all been through this competition part. कि अगर हमारे पास resources का abundant भी resources है, so even if we have the abundant resources, हम लोग कंपटीशन करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया लेपर्ड्स और लायंस का. लेपर्ड लायन की प्राइड में हंट नहीं करते बिकॉज दे हैव अ हाई कंपटीशन. लायन लेपर्ड्स को हंट कर देंगे. Therefore, competition is best defined in which the fittest of one species is significantly lower in the presence of another species. एक जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा और जो फिटेस्ट से जो सर्वाइवल नहीं कर सकता, जो लो है, फिटेस्ट नहीं है, वो सरवाइव नहीं करेगा. क्लियर विद द टर्म कंपटीशन. ये है को इवोल्यूशन ऑफ हमिंग बर्ड्स एंड प्लांट्स. Then Gauss competition exclusive principle states that two closely related species competing for the same resources, अगर दो species है जो कि closely related है, if they are competing for the same resources, cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. कोई एक जो कि inferior होगा वो one who is inferior will be eliminated eventually. This may be true if the resources are limiting but not otherwise. अगर resources limited है तो ही वो eliminate होगा. In interspecific competition with sufficient resources,
Species facing competition will evolve mechanism that promote coexist rather than exclusive. In interspecific competition अगर sufficient resources है, species facing competition, they will evolve mechanism जो कि promote करेगा coexistence rather than exclusion. दिस इज़ को एग्जिस्टेंस को मतलब वो लोगों को एक दूसरे को रखेगा, को एग्जिस्ट करेगा एक दूसरे से रेदर देन एक्सक्लूजन. वन सच मैकेनिज्म इज़ रिसोर्स पार्टीशनिंग. रिसोर्स को पार्टीशन कर देते हैं रिसोर्सेस का. इफ़ टू स्पीशीज़ compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर दो स्पीशीज़ एक रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, they could avoid competition by choosing different types for feeding. वो लोग अपना अपना टाइम डिवाइड कर ले और वो उसके बाद वो लोग उस रिसोर्स पे फीड करें. ये एक तरीका हो सकता है कंपटीशन से बचने का. दिस इज़ लायन स्टैंडिंग ओवर डेड लेपर्ड रिमूविंग कंपटीशन. ये लायंस ने लेपर्ड्स को मार दिया. दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन. लायन स्टैंडिंग ओवर डेड लेपर्ड, दिस इज़ अ रिमूविंग कॉम्पिटिशन. इसमें कॉम्पिटिशन को मार दिया गया. यहाँ पे कोई बंटवारा नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, कोई भी टाइमिंग डिफरेंट नहीं हो रही है, को एग्जिस्टेंट नहीं कर रहे, कोई भी तरीके का समझौता नहीं हो रहा है. सिंपली रिमूविंग कंपटीशन, कंपटीशन को जड़ से ख़त्म करना. दिस इज़ रिमूविंग कंपटीशन. मूविंग फॉरवर्ड, अ स्पीशीज़ whose distribution is restricted to a small geographical area, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया तक के रहता है, रेस्ट्रिक्ट हुआ है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ is found to expand its range when the competing species is removed. Clear with this? Moving forward, next है पैरासिटिज़म. पैरासाइटिज़म क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पहले से पता है थोड़ा बहुत टर्म्स. Parasitism has evolved in so many taxonomic groups, from plants to higher vertebrates. Many parasitisms have evolved to be host specific. They can parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve against each other. वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट पैरासाइट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल. Endoparasite evolved special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs और succor to cling onto the host जैसे कि मॉस्किटो करते हैं. They suck the blood. Loss of digestive system, high productive capacity, etc. The life cycle of parasite are often complex. इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र टू द होस्ट. द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है. इट नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट्स. यह है एक पैरासाइट है कि वो हमारे पे फीड कर रहा है. कोई ऑर्गेनिज्म किसी और पे फीड करता है तो वो होता है पैरासाइट. इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताई हूँ. सो दैट्स द रीज़न आई एम नॉट एक्सटेंडिंग दिस टॉपिक. मॉस्किटो पैरासाइट है. वी ह्यूमन आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो हम प्लांट्स पे पैरासाइट हुए. प्लांट डिपेंड ऑन वाटर, तो प्लांट वाटर का पैरासाइट हुआ. जो फ्लाइज होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे, तो दे आर द डूइंग पैरासाइट टू प्लांट.
अगर हम किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है और उसको हम लोग अपने ऊपर खा रहे हैं तो वो है पैरासाइटिज्म। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जो होस्ट को हार्म करते हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। वो होस्ट का सर्वाइवल, उनका ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन एंड में लीड टू द डेथ ऑफ द होस्ट। जैसे अभी हमारा मॉस्किटो है, वो अगर बैठ गया तो टाइफाइड हो जाएगा, जिससे हमारी लाइफस्टाइल में अल्टरेशन होगा। दे विल में रिड्यूस द सर्वाइवल, हमारी सर्वाइवल कैपेसिटी रिड्यूस होगी, हमारा ग्रोथ रुकेगा, हमारा रिप्रोडक्शन रुकेगा एंड मे इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी, thus reducing its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. एज मॉस्किटो हमारे ऊपर क्या करता है, हमें फिज़िकली वीक बनाता है। सो दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट फिज़िकली वीक। Parasites that feed on external surface of the host organism are called ectoparasites. Important students. The most familiar example of this group are the lice on humans. जो जू होती है ह्यूमंस पे, लाइज होती है, वो एग्जाम्पल है। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के बॉडी में भी जू होती है, उसे टिक्स बोलते हैं। मैनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड with ectoparasitic copepods. Cuscuta, a parasitic plant that is commonly called growing on hatched plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant, which it parasitized. ये सारे examples हैं. Okay, lice on human, ticks on dogs, marine fish, cuscuta, then hedged plants, lost its chlorophyll, leaves in the course of evolution. ये सब हो गया. Moving forward, ब्लड पैरासाइटिज्म क्या है? ब्लड पैरासाइटिज्म, ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड्स इज अ fascinating example in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host bird and let the host bird incubate them. During the course of evaluation, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host eggs in size and color to reduce the chance of the host bird detecting the foreign eggs and injecting them from the nest. Eggs of the parasitic bird Asian coil hatch before that of its host common Indian crow. एशियन कोल ने कॉमन इंडियन क्रो के हेग को फेच किया था. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासाइटिज्म. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट. एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकता है. एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये क्रो फीडिंग एशियन कोल हैचिंग इन इट्स ओन नेस्ट. ये क्रो ने ये एशियन कोल को पाला था अपने खुद के नेस्ट में और उसे फीड भी कर रहा है. फिर एक नेक्स्ट टर्म है प्रीडेशन. व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द टाइगर एंड द डियर दैट रेडिली कम टू आवर माइंड. बट अ स्पैरो ईटिंग एंड सीड इज़ नो लेस अ प्रीडेटर. एक स्पैरो जो एक सीड खा रहा है वो भी एक प्रीडेटर ही है. ओके. Although grazers are animals eating plant classified as herbivorous, they are not very different from predators. Predators play many important roles. They keep
प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, जो प्रे की पॉपुलेशन है उसे अंडर कंट्रोल रखते हैं। विदाउट देम प्रे स्पीशीज वुड रीच वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। अगर उन्हें मारा नहीं गया, अगर वो प्रे नहीं बने, तो वो लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट होगा। For example, in absence of frogs, listen carefully, this is a very good example. In absence of frogs, locusts increase in density and destroy large tracts of agricultural land. Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing new prey species. Completed. Moving to the next slide. When certain exotic species are introduced accidentally or intentionally into a new geographical area, they become invasive. वो लोग इन्वेसिव हो जाते हैं एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग रैपिडली। इन्वेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो रैपिडली स्प्रेड होने लगते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा मुसल्स इन द इंटरटिडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में यू गाइस रिसर्च ज़ेब्रा मुसल और इंटरटिडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में गूगल करो, यू विल फाइंड इमेजेस ओवर देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर। फिर if the predators over exploit its prey, then the prey might become extinct and following it. The predator will also help extinct for the lack of food. This is the reason why predators in nature are prudent. Predator nature में बहुत ज़्यादा important क्यों है, we have understood. Prey species has evolved various deafnesses to reduce the impact of predation. It is a kind of revolutionary arm race, better camouflage for concealment, faster speed for escape are for the prey, and the predator has to counter this by its own means. Some species of insect and frogs are cryptically colored, that is camouflage, to avoid being detected easily. The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird because of the special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on the poisonous weed. ये इमेज है अडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई की, डिस्प्लेइंग वार्निंग कलर पैटर्न। For plant, herbivorous are the predator. Plant के लिए herbivorous predator है. Plant therefore have evolved variety of morphological and chemical defense against herbivorous. Thorns are the most common morphological means of defense. Thorns क्या? Acacia, cactus. Many plants store chemical that make the herbivore sick. बहुत सारे प्लांट ये केमिकल को स्टोर करते ताकि वो हर्बीवोर को सीक कर सके, बीमार कर सके, कमज़ोर कर सके। When chemical produced are eaten, they inhibit feeding or digestion of predators and disrupt reproduction or even kill it. Calotropis growing in abundant field produces highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see a cattle or goat browsing on this plant. A wide variety of chemical substance that we extract from plant on a commercial scale, जैसे nicotine, caffeine, quinine, stretchine, opium, etc. are secondary metabolites produced by them actually as defense against grazers and browsers. फिर एक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? दिस इज़ अ इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज़ बेनिफिट, एक स्पीशीज़ बेनिफिट है एंड द अदर इज़ नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। इसका एग्जांपल है एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एम्पीफाइट ऑन अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विल गेट बेनिफिट while the mango tree derives no benefit.
The cattle egret and grazing cattle in close association is a classical example of commensalism. Cattle egret always forage close to cattle. As cattle move, they flush out insects that might be difficult for the egrets to find and catch. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. ये tentacles में clownfishes रहती है, तो वो लोगों का फ़ायदा है फिशेस का, और वो टेंटेकल्स का तो उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये है टेंटेकल्स और ये है फिश। क्लियर? द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स। ये फ़िश को इधर के वजह से प्रोटेक्शन मिलती है। द एनेमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश। क्लियर विद दिस? फिर एक है डू यू नो बोल के, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इज़ कॉल्ड हाइप्सोमीटर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनता है 5 जून को। हाइप्सोमीटर ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ऑन 22 अप्रैल। वर्ल्ड ओजोन डे तो सबको पता होगा, इट्स इन 16 September. So students, thank you a lot. I hope you have understand this chapter. Go through the diagrams. Diagrams ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत figures है, flow charts है. Understand that this is a very easy chapter. I hope you will understand it. Thank you.